हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस को लेकर के। क्योंकि हालिया कुछ घटनाओं को देखते हुए हमने भी सोचा कि यूट्यूब में जो कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो काफ़ी इंडिया की वो बांग्लादेश की बुराई कर रहे हैं कि ऐसे ऐसा वहाँ पे हो रहा है हिंदुओं के साथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना चाहिए बांग्लादेश के लिए। जैसे कि हम लोग वहाँ पर एनर्जी सप्लाई करते हैं या पानी सप्लाई, पानी इंडिया से जाता है, काफ़ी सारी रिवर्स जाती हैं वहाँ पे, तो उनको ब्लॉक करना चाहिए। या हमारे जो एनर्जी सेक्टर है उसको भी ब्लॉक करना चाहिए, या लाइट बिजली जाती है उसको ब्लॉक करना चाहिए। तो भारत किस क्या ऐसा कदम उठा सकता है या नहीं उठा सकता, तो क्या कारण है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और दूसरी चीज़ एक और है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने एक कमेटी गठित की, संसदीय कमेटी थी, तो उसका गठन किया। तो उस कमेटी के कुछ सुझाव हैं जो कि इस मतलब कि इन दोनों के रिलेशंस के लिए कैसे हैंडल करना है, तो उस कमेटी ने सुझाव दिया है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि ये कमेटी के जो सुझाव हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे मेंस के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट रहेंगे, जो कि वहाँ पर आप लोग इंगित कर सकते हैं, जिससे कि ये कुछ अच्छा मार्क्स गेन करने में आपको हेल्प करेंगे। तो ठीक है, हम लोग बात करते हैं। तो भारत में ये बात कहाँ से स्टार्ट होती है? 1971 के समय होता है, जब जब हमारे यहाँ पर इंडिया में इंदिरा गांधी इस शासन में होती हैं। और उन्हीं के टाइम पे बांग्लादेश, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, तो उनको एक नए देश के रूप में हमारी इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा हेल्प की जाती है। अवामी लीग बांग्लादेश में कार्यरत होती है, नहीं तो इसके रूप में 1971 में बांग्लादेश का जन्म होता है। तो ये बांग्लादेश जब वहाँ पर आता है, तो उस टाइम पे शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं, या तो वहाँ के राष्ट्रपिता के रूप में वो जाने जाते हैं, जो कि तब से चली आ रही सरकार। ऐसा होता है ना कि जैसे हम लोगों ने उनका सहयोग दिया, तो उस टाइम पे जितने भी लोग थे भावनात्मक सहानुभूति, वो भावनात्मक तरीके से वो हमारे साथ में जुड़े हुए थे। तो अभी तख्ता पलट हुआ, कहें कि जो शेख हसीना जो उनकी मुजीबुर रहमान की बेटी थी, तो वो अभी तख्ता पलट हुआ, क्योंकि इन्होंने भी काफ़ी सारा राजनीति को ज़्यादा हस्तक्षेप कर रखा था। क्योंकि देखा वोटिंग थी, तो वहाँ पे जो विपक्ष में सरकार पार्टी हुआ करती थी ना, तो वो चुनाव ही नहीं लड़ा करती थी कुछ क्षेत्रों से, क्योंकि इतना घोटाला ये लोग कर देते थे। आप ही सोचिए, ये जो सत्ता में सरकार है वो इतना घोटाला कर दे कि मतलब कि विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं होता, तो मतलब कि 100% निश्चित होता कि यही जीतेगा। अब आप क्या कर सकते हैं, जबकि जनता नहीं देती थी वोट तब भी। तो कुछ इतना करप्शन किया इन लोगों ने, क्योंकि पिछले बार, तो इससे जनता वहाँ पे काफ़ी आक्रोश हुआ। तो उसी आक्रोश का नतीजा हमें हालिया 2024 में हमें देखने को मिला। और आप देख ही सकते हैं कि कहाँ पर से एक हसीना है, भारत ने उनको शरण दे रखी है। तो इस कमेटी ने ये भी सुझाव दिया है कि आप इनको कब तक रखेंगे, क्योंकि वो होता है ना, कुछ प्रशासनिक दबाव पड़ने लगते हैं तो हमारे कंट्री के ऊपर, तो मतलब कि प्रेशर के रूप में हम नहीं रख सकते ना। तो बोला है कि जिनके ज़्यादा संबंध ना हो बांग्लादेश के साथ, उनके देश में आप लोग इनको भेजिए। कमेटी के सुझाव है कुछ, तो हम बात करते हैं सबसे पहले। तो जब ये शेख हसीना सरकार अगस्त 2024 से जब ये मतलब कि तख्ता पलट होता है और अवामी लीग सरकार से चली जाती है, और एक नए युवा नेता जो शरीफ उस्मान हादी थे, इनके नेतृत्व में एक युवा पीढ़ी के द्वारा एक नेतृत्व किया जाता है, ये कमांड संभाली जाती है। और एक नई पार्टी के रूप में कई सारी पार्टियां अब इस टाइम पे कार्यरत हो चुकी हैं, नई नई पार्टियां बनाई गई हैं। तो ये जो शरीफ उस्मान हादी थे इस टाइम पे तो मार दिए गए हैं। तो अब इस पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि शरीफ उस्मान हादी जो हैं उसको किसने मराया, भारत के रॉ एजेंटों के द्वारा मारा गया है। लेकिन आप लोग इसका प्रमाण वो नहीं, ये नहीं सोचेंगे कि मरवाया क्यों गया है। देखिए, एक बात और बताता हूँ कि जो शरीफ उस्मान हदी हैं, तो ये उनकी जो क्योंकि पार्टी में पकड़ अच्छी थी देश में, कंट्री में, उन्होंने ही तख्ता पलट करवाया। पहली बात, उनके पास पूरा जन सैलाब उन्हीं के साथ था, और पहले बात पूरा जन समर्थन उन्हीं के पास था। चुनाव में वो रैलियाँ कर रहे थे, लगातार रैली हो रही थी, क्योंकि फरवरी में चुनाव होने 2026 में, ठीक है। तो वो लगातार रैलियाँ कर रहे थे, तो पूरा जन सैलाब या पूरा समर्थन उनके पास था। तो पार्टियाँ जो छोटी छोटी थीं या पहले की पार्टियाँ थीं, क्योंकि अभी जो उनके विपक्ष में लड़ा करते थे ये अवामी लीग के, तो उनके 17 साल बाद उनके बेटे आए हुए हैं, तो अब वो लोग भी चुनाव लड़ेंगे। तो इन लोगों ने मिल करके उन लोगों को क्या नहीं मरवा सकते हैं, क्योंकि
किसी के साथ में ये तो एक तरफा चुनाव हो जाता ना। ये अगर एक व्यक्ति के पास में पूरा मतलब ये समर्थन एक व्यक्ति के पास में है और उसी तरीके वो अगर जीत जाता तो एक तरफा पार्टी हो जाती और उन्हीं लोगों की पार्टी ये होता ना जो बैठ जाता उसमें सत्ता में, तो काफ़ी समय तक चलता भी। तो इस तरीके से उन्होंने मरवाया होगा। लेकिन वो एलिगेशन के मतलब कि किस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि भारत का चल ही रहा है, भारत का मैटर तो कहते हैं इसी पे लगा दो निकल जाएंगे। तो देखिए भारत और काफ़ी सारे राष्ट्रों ने उसका समर्थन भी किया, मतलब कि झंडे भी झुका दिए, अच्छे अच्छे विकसित राष्ट्रों ने भी अपने झंडे झुका रखे हैं। तो खैर उनको भी देखना चाहिए था क्या मैटर था, लेकिन ठीक है वो अपने अपने मैटर होते हैं। तो अब इसकी बात करते हैं संबंध, जो कमेटी ने कुछ सुझाव दिए हैं कि हम किस स्तर पर अपने सबसे पहले चुनौतियां क्या क्या हैं उसकी बात करते हैं। चुनौतियां ये हैं कि पहली चुनौती रणनीति के पुनर्गठन की आवश्यकता, मतलब कि कुछ हमें ऐसी रणनीतियाँ बनाई जानी चाहिए जिससे कि हम लोग अब जो नई सरकार है उसमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना है। कोई भी सरकार है हमें उस सरकार के साथ में अपने संबंधों को अच्छा बनाना है, पहली बात। दूसरी चुनौती क्या है हमारे साथ में, बाहरी प्रभाव की तीव्रता, क्योंकि अब बांग्लादेश में चीन का हस्तक्षेप काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हालिया जो हमारा चिकन नेक और जहाँ से चिकन नेक है तो वहाँ पर ही बांग्लादेश में चीन ने अपना एक नया वो क्या बोलते हैं उसका एक सैन्य बेस डेवलप किया है जो कि बांग्लादेश ने दे रखा, उसका नाम है लाल मोरिनहाट। ये सैन्य बेस बांग्लादेश ने चीन के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। तो ये चीन ने जैसी शक्तियाँ वहाँ पर अपना प्रभाव दिखा रही हैं और बांग्लादेश के द्वारा वो क्या बोलते हैं पाकिस्तान के द्वारा भी अपनी एक पनडुब्बी जो कि पैक्स थी पीएनएस सैफ के नाम से जाना जाता है वो भी आई है। तो ये सब राष्ट्रों के द्वारा उनको फंड किया जा रहा है, समर्थन, मतलब कि बोल रहे हैं कि आप लोग लड़िए हम आपके साथ हैं, इस तरीके की भावनाएं। तो इनसे भारत को निपटना भी होगा। तो कुछ ऐसी गतिविधियाँ भारत ये अब एक बात और कि भारत ये तेल पानी और एनर्जी सेक्टर क्यों नहीं काट रहा है, क्योंकि यार देखिए जब आप लोग काट तो देंगे ठीक है, तो ऐसी जनता वहाँ की और उग्र हो जाएगी ना कि हम बिना पानी के भी लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे। तो अगर यही चीज़ बनी रहेंगी, तेल पानी ये सब चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी, तो बाद में ये चीज़ भले अभी मतलब शॉर्ट टाइम में नहीं याद रखा जाएगा लेकिन लॉन्ग टाइम में याद रखा जाएगा ना कि हमारी बुरी सिचुएशन थी, हम उस टाइम पे मतलब कि जनता किसी दूसरे पक्ष के समर्थन में थी, लेकिन भारत ने तब भी बुरे वक्त में भी हमारा साथ नहीं छोड़ा था। या हमें लॉन्ग टाइम पे देखना होता है ना, इस चीज़ के लिए हमारी मतलब कि हमारी जो कूटनीतियाँ हैं या नीतियाँ ऐसी बनाई गई हैं जो ये चीज़ें देखती हैं। दूसरी चीज़ ये भारत विरोधी प्रदर्शन एवं अल्पसंख्यकों को विरुद्ध सांप्रदायिकता हिंसा, हाँ ये थोड़ी चीज़ें ये थोड़ी वो है कि ये सांप्रदायिक हिंसा वगैरह थोड़ी भड़काई जा रही हैं कि हिंदुओं के विरोध में कुछ ऐसे करतब किए जा रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। और सुरक्षा संबंधी खतरे जैसे कि मैंने बताया कि अभी भी 864 किलोमीटर ऐसी एरिया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जहाँ पर अभी तार फेंसिंग नहीं की गई है, क्योंकि वहाँ पर जो भूभाग है वो पर्वतीय क्षेत्र है और कहीं नदियाँ हैं, घाटियाँ हैं, बेसिन है, तो वहाँ पर हम लोग अभी तार फेंसिंग नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए वो जो कमेटी है उसने सुझाव दिया है कि आप लोग तार फेंसिंग नहीं कर सकते तो वहाँ पर ड्रोन से निगरानी रखिए, आप लोग नए नए मतलब कि सैटेलाइट से निगरानी रखिए, कितने मतलब कि कोई घुसपैठ न कर पाए। तो इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि ये हमारे आतंकी फिर गतिविधियों को बढ़ावा देंगे ना, कि घुसपैठ के रूप में घुस जाएंगे और ये जो हमारे असम वगैरह में उल्फा है एनएफ जैसी संस्थाएं हैं उनके साथ जुड़ करके आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। तो ठीक है, तो ये चुनौती हो सकती है। दूसरा है नदी जल बंटवारा एवं पर्यावरणीय संबंधी चिंता है। नदी जल बंटवारा, क्योंकि नदी जल बंटवारा ये बहुत है कि 1996 में एक बंटवारा हुआ था गंगा जल समझौता को लेकर के, और ये इसे रिन्यू होना था दिसंबर 2026 में, और ये अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन दिसंबर 2026 अगले साल है तो अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्योंकि ये नदियों के बंटवारा जो होते हैं कि इनके प्रशासनिक अधिकारी आपस में बैठ करके निर्णय लेते हैं, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। और एक चिंता की बात और है, क्योंकि जो एक नदियों के बंटवारे को लेकर के एक जो तीस्ता नदी थी और 53 और नदियाँ जो छोटी छोटी नदियाँ थी जो बांग्लादेश में जाती हैं, तो उनके जल को लेकर भी कुछ डिवीज़न था कि मतलब कि आप लोग बताइए कितने बांध हम बनाए, तीस्ता में बनाए, छोटी छोटी नदियाँ जो हैं मेघालय से निकल के कहाँ जाती हैं, तो हम लोग उन पर कितने बांध बनाए कि आप लोगों की दिक्कत ना हो। पानी की मतलब कि एक दूसरे से सहमति बनती है कि इसमें दे दिया जाता है, किसी में कट कर लिया जाता है, तो मतलब उसी तरीके से सहमति बन जाती है। तो अभी इस पर भी कोई कुछ नहीं लिया गया है निर्णय। और सुंदरवन डेल्टा के लेकर के भी निर्णय था कि मतलब कि वहाँ पर जैव विविधता है उसको
को अहित ना हो, क्षति ना हो, तो उसको लेकर के भी था। और आर्थिक बाधाएं, व्यापार संतुलन भारत प्रॉफिट में रहा है, क्योंकि लगभग 13 बिलियन के आसपास का भारत ने ट्रेड किया है बांग्लादेश के साथ में, और भारत प्रॉफिट में रहा। तो ये चीज़ें वो लोग अपनी राजनीति में उठा रहे हैं कि भारत हर हमेशा सरप्लस में रहता है। तो भारत सरप्लस में रहता है तो आप लोग उसे आयात तो करते हैं ना, लेकिन आप लोगों की भी फैक्ट्री से कपड़ा बाजार के रूप में मार्केट जाना जाता था। दुनिया का सबसे मतलब कि कहते हैं कि दुनिया का बहुत ज़्यादा कपड़ा जो था, कपास उद्योग, मतलब कि बांग्लादेश में था। लेकिन अब गतिविधियाँ ऐसी कर रखी हैं कि क्या ही बताया जाए। और जैसे अब भविष्य के लिए क्या रणनीति सुझाव कमेटी ने दिए हैं वो देखते हैं। कूटनीति प्रभावों की निरंतरता को तो अभी तक देखो, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कूटनीति प्रभावों की निरंतरता, मतलब कि सुझाव में उसने बताया है कि अभी तक क्या होता था कि जैसे हम लोग प्रशासनिक स्तर पर संधियाँ होती हैं कि हम लोग बैठेंगे, वार्तालाप, तो आप आपस में मिलकर के कुछ सहमतियाँ बनेंगी। लेकिन कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो मतलब कि ट्रैक 2 से होते हैं। ट्रैक 2 क्या होता है, ट्रैक 1.2 गया होता है। तो मतलब कि ये इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ ऐसी संधियाँ होती हैं जो कि प्रशासनिक स्तर पर नहीं होती हैं, उनके अलावा अन्य दूसरे माध्यमों से होती हैं। जैसे कोई बिजनेसमैन, बांग्लादेश का बिजनेसमैन या इंडिया का बिजनेसमैन, ये आपस में संधियाँ कर लेते, या कोई अभिनेता हो इधर का और उधर का अभिनेता कर ले। क्योंकि एक बार आप सुने होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी इधर से दिल्ली से और लाहौर तक की बस यात्रा किए थे। तो वो किसके सहयोग से हुई थी आप लोगों को पता है? वो दिलीप सिंह की सहयोग, एक दिलीप कुमार एक्टर हुआ करते थे, उनके संबंध पाकिस्तान के साथ में भी अच्छे थे, भारत के साथ में भी अच्छे थे। लेकिन प्रशासनिक सहयोग हमारा इतना अच्छा नहीं था कि हम लोग वार्तालाप करें और हमारा नेता कोई वहाँ पर जाए। लेकिन वो सहयोग किससे था? इससे होता है ना कि बाई चांस नहीं जाते हैं या कुछ, तो बाद में खिल्ली न उड़ाइए। खिल्ली ऐसा क्या उड़ेगी? क्योंकि एक्टर ने बोला हमारे दोनों से संबंध अच्छे थे, तो एक्टर ने मतलब बिचौलिए का काम किया यहाँ पर। तो उसने मतलब कि दोनों को मिला दिया, दोनों लोग मीटिंग की, अपना हो गया। तो धीरे धीरे मैटर यहाँ सॉल्व होने लगते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ट्रैक 1.2 यहाँ पर लाया गया है। तो मतलब कमेटी ने सुझाव दिया कि ट्रैक 1.2 से आप लोग रणनीतियाँ धीरे धीरे सुधारिए। मतलब कि कोई अन्य तरीके से, जैसे कि आप किसी अभिनेता का सहारा लेकर के, जैसे कि वहाँ पे फॉलोइंग हो, जैसे शाहरुख खान की फॉलोइंग हो, मतलब कुछ भी ले सकते हैं। अमिताभ बच्चन वहीं बांग्लादेश के आसपास से, पश्चिम बंगाल के एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उनका सहारा लेकर के आप लोग कुछ मतलब कि कुछ सुझाव दीजिए या उनसे समझौते कीजिए, इस तरीके के निर्णय। तो ये कमेटी ने सुझाव दिया। दूसरा और एक चीज़ है कि मैं बताता हूँ, सीमा प्रबंधन आधुनिकीकरण, मतलब इस सीमा के प्रबंधन पर आप लोग ध्यान रखिए। वो तो मैंने बताया कि वो काफ़ी सारी सीमा है जो अभी भी तार फंसिंग नहीं है। आर्थिक सुरक्षा में एकीकरण, आर्थिक सुरक्षा में एकीकरण को लेकर के भी कुछ चीज़ें हैं, इस पर भी किया जाना चाहिए। नई पीढ़ी के लिए 1971 की भावना का संवर्धन, हाँ ये नई पीढ़ी के लिए, इस पर भी एक टॉपिक है। जैसे कि हम लोग देखा है कि शुरुआती हमारे जिसने देश को आज़ाद कराया, सपोज कांग्रेस के नेता थे उसमें बहुत सारे, तो हमारी कांग्रेस के साथ में कुछ भावनाएं जुड़ी थी कि इन्होंने देश को आज़ाद कराया है, तो इन्हीं के साथ में मतलब कि हमारी कुछ भावनाएं जुड़ी थी, तो हम लोगों ने इनका समर्थन प्राप्त था हम लोगों का इनके साथ में, ठीक है। तो इनसे क्या हुआ कि हाँ, तो हमारी कांग्रेस के साथ में काफ़ी वोटिंग भी रही स्टार्टिंग टाइम में। करीब 50 साल तक बिना कुछ किए हुए वो लोग सत्ता में रहे। क्यों रहे? क्योंकि उनके जो नेता थे ना, उन पर विश्वास था, खासकर पढ़े लिखे थे, मतलब टैलेंटेड थे। इस वजह से हम लोग उन नेताओं के साथ में, क्योंकि उन्होंने देश को आज़ाद कराया था, मतलब कि उन लोगों के साथ में हमारी कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई थी। तो अब लेकिन जो यही चीज़ बांग्लादेश में भी लागू हो रही है। तो फिर इसके बाद में जो भाजपा आती है, वो धर्म का नया मुद्दा लेकर के आती है, पार्टी बदलती है और ठीक है। इसी प्रकार वहाँ पर हुआ लगातार 1971 से अब तक कौन चली आ रही थी, अवामी लीग। लगा मैक्सिमम टाइम सत्ता में थी अवामी लीग। 1991 में छोड़ दें क्योंकि अपोजिट टाइम दोनों साथ में सरकार चलाई है, तो मैक्सिमम टाइम वहाँ पर अवामी लीग सत्ता में रही। तो क्यों रही? तो क्योंकि इन्होंने देश को आज़ाद कराया अवामी लीग ने, और शुरुआती नेता रहे थे इन लोगों की, तो उनके साथ में भावनाएं जुड़ी। और भारत को ये लोग अच्छा मानते थे क्योंकि भारत एक बिग ब्रदर की तरीके भूमिका निभा रहा था, क्योंकि भारत उनको समर्थन कर रहा था कि जैसे कि कोई क्या बोलें कि वहाँ पर बूढ़े लोग अब तक जिंदा थे, या बोलें कि उस टाइम के लोग अभी तक थे, तो उनको मालूम था कि भारत ने कैसे अपने सैनिकों के द्वारा हमारे देश को आज़ाद कराया है, तो वो लोग जानते थे। लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो तो इतना जानती है नहीं, उनको मालूम है नहीं, तो वो लोग तो जहाँ को बोल दिया जाता है वही करते हैं, ठीक है। कुछ अन्य पहलू हैं जो इस कमेटी ने सुझाव दिया है। बताया है कि विदेश मंत्रालय के अलग रणनीतिक संचार एवं धारणा प्रबंधन इकाई की स्थापना करनी चाहिए, तथा उन्होंने बताया बिम्स्टेक जैसे संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए, तथा
दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए ध्यान देना चाहिए तथा शेख हसीना के लिए स्पेशल उन्होंने कमेटी ने सुझाव दिया है कि शेख हसीना के जो आप लोग मानवीय आधार पर ये सभ्यतागत स्तर पर आप लोग उनको शरण दे रखे हैं, ये कब तक चलता रहेगा, तथा आप लोग ऐसा करिए कि कहीं ना कहीं आप शेख हसीना को ऐसे राष्ट्रों में भेजिए जैसे अरब कंट्रीज हो गए या यूरोप के कुछ कंट्री या यूएसए, जिससे कि बांग्लादेश का कुछ ज़्यादा ट्रेड रेड ना होता, क्योंकि हमारा काफ़ी होता है 13 बिलियन के आसपास ट्रेड होता है, ऐसे इफेक्टिव होगा ना। उन्होंने बोला ऐसी जगह पे आप लोग भेज दीजिए, आप लोग कब तक उनको रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की कमेटी के द्वारा सुझाव है। तो बस इस तरीके कुछ मिलाकर भारत उनके साथ संबंध अच्छे करने की कोशिश कर रहा है। भारत किसी प्रकार की कोई भी कटौती नहीं कर रहा है, तथा जो आर्थिक मतलब कि हम लोग जो आसपास के कंट्रीज हैं उनके लिए कुछ आर्थिक रूप से सहायता भी प्रदान करते हैं, वो भी बाधित नहीं कर रहा है। सभी प्रकार की जो भी सहायताएं हैं, प्रबंधन है, वो सभी लागू हैं। तो कुछ स्पेशल चीज़ अभी नहीं हुई है कि हम लोग उनके साथ अटैक कर रहे हैं या कुछ नए कंट्री कुछ चीज़ बनाने के लिए। जो भी सरकार बनेगी हम लोग उसके साथ में अच्छे से अपने संबंध निभाएंगे या अच्छे से संबंध मैनेज करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।